बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज गद्य भाग पाठ संख्या 6 हरिशंकर परसाई कृत प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्ययन किया और 1947 में स्वतंत्र लेखन कार्य ये करने लगे। उस समय जबलपुर से वसुधा नामक एक पत्रिका निकलती थी और उसमें ये काफ़ी लिखा करते थे और उनका निधन 1995 में हो गया था। हिंदी के महान व्यंग्य लेखककारों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी कृत जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये उनका कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना और सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये उनके निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दूर, ये उनके व्यंग्य संग्रह है। और व्यंग्य से तात्पर्य है एक ऐसी लेखन की विधा जिसके माध्यम से आप सीधे साधे शब्दों से अगले व्यक्ति का मजाक या उपहास उड़ा सकते हो। तो ये हमारे महान व्यंग्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। भारतीय जीवन में जो हमारा सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है या धार्मिक जीवन है, उसमें क्या क्या परिस्थितियाँ हमारे सामने दिखाई देती है, वह है पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि। और इन सभी पर परसाई जी ने बहुत तीखे शब्दों में व्यंग्य किया है और इनके लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। अर्थात इनका जो लेखन है साहित्य जगत का अमूल्य खजाना है और ये खजाना ऐसी परिस्थितियों के हमारे सामने पैदा करता है कि हम उन परिस्थितियों की गहराई पर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्थात उनका जो व्यंग्य लेखन है ये परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। और कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराता है। यानी इनका व्यंग्य खाली हंसने तक सीमित नहीं है, एक हमारे लिए प्रश्न चिन्ह भी छोड़कर जाता है। और वो प्रश्न चिन्ह ऐसा है कि उस व्यंग्य से जुड़ा हुआ जो आदर्श है उसका जो उज्जवल पक्ष होता है वह हमें सोचने के लिए वहाँ मजबूर कर देता है। और वो चाहे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कोई भी परिस्थितियाँ हों, इन सब में पसरा हुआ जो पाखंड है उस पाखंड पर इन्होंने बहुत ही सटीक रूप में व्यंग्य लिखा है और वह व्यंग्य साहित्य जगत के मानकों का निर्धारण करता है। और मानकों का निर्धारण से तात्पर्य क्या होता है कि ऐसा लेखन जो किसी के लिए प्रत्यक्ष रूप में कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर गहराई में जाएंगे तब उसमें छुपे हुए जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं या बिंदु होते हैं जो जिस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं या जिस परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहे हैं, तब हम वो समझ सकते हैं। परसाई जी ने सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने लेखन को आगे बढ़ाया है। इन्होंने सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग करा है, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ गई है। यानी इनके शब्दावली का जो प्रयोग करने का तरीका है वो अलग है और इतना अलग रूप आपके सामने रखता है कि आप हास्य के साथ साथ सोचने पर विवश हो जाते हैं। और हमारे पास आज जो अध्याय पढ़ने के लिए हैं वह है प्रेमचंद के फटे जूते। और प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वह हमारे साहित्य जगत की एक धुरी है और वह अपने नाम से एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर चलते हैं। और उन्हीं के ऊपर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा कृत ये जो रचना है हमारे सामने जो हमारी जो दिखावे की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति पर एक तीखा व्यंग्य है। वो इस प्रकार लिखा है कि फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करा है। यानी
प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा है? साधारण व्यक्तित्व है, उनमें कोई दिखावा नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहते हैं। और लेकिन उनका जो बाहरी परिवेश है वो परिवेश उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है, क्योंकि बाहरी परिवेश बहुत साधारण है और आंतरिक जो व्यक्तित्व है वो बहुत पहाड़ के समान एक मजबूत दीवार है वो, और ऐसी दीवार जो किसी झोंके से नहीं हिलती है। इस प्रकार यहाँ पर एक जो रचनाकार है उसके अंदर की जो दृष्टि है वह दृष्टि उनके उन दोनों रूपों की जब विवेचना करती है तो वहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे अवसर आते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि वह स्वतः ही हास्य का कारण बन जाती है और वो हास्य अवसरवादिता पर व्यंग्य का रूप भी ले लेता है। और इसी रूप को प्रेमचंद ने बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ समझाने का प्रयास किया है। हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते, जो लेखक के द्वारा इस प्रकार लिखा गया है कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है और वो चित्र है पत्नी के साथ, जिसमें उनकी फ़ोटो खींची हुई है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता है, धोती पहने हैं, कनपट्टी उनकी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई है और उनकी जो चेहरा है उन चेहरे पर घनी मूछें हैं जो उसके पतले दुबले चेहरे को भरा भरा बतलाती है। तो इन पंक्तियों में लेखक ने प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है उसके बाहरी परिवेश का उन्होंने शब्द चित्र खींचा है, यानी बाहर से प्रेमचंद देखने से वो कैसे दिखते हैं उनको शब्दों के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। और ये जो लेखन का तरीका है ये शब्द चित्र कहलाता है। और किस प्रकार का शब्द चित्र है कि उनके सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता धोती पहने हुए हैं, कनपट्टी यानी चेहरे का जो आकार है वो चिपका हुआ है, गाल की हड्डियाँ गाल चिपके हुए हैं, हड्डियाँ उभरी हुई है, बस चेहरे पर अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो घनी मूछें हैं जिससे उनका चेहरा भरा भरा नजर आ रहा है। तो जब आप इनका ये व्यक्तित्व पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों के सामने एक चित्र उभरता है और जब ऐसा चित्र उभरता है तो वह शब्द चित्र का रूप ले लेता है, यानी हमारे मानस पटल पर साथ ही साथ उस व्यक्ति का एक चेहरा भी पिक्चर के रूप में चलने लग जाता है और इसे शब्द चित्र कहते हैं। फिर देखिए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पाँव में कैनवास के जूते, कपड़े के जूते पहन रखे हैं और उनके जो बंद है यानी बांधने वाले धागे हैं वो अलग अलग बंधे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े बंधे हुए हैं और लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरे पर जो लोहे की पतरी होती है वह निकल जाती है। यानी प्रेमचंद जी पहनावे में कोई रुचि नहीं रखते, जैसा उनको मिल जाता है उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण लेखक ने क्या दिया है कि उनके जो कैनवास कपड़े के जो जूते हैं उस जूते को जब हम धागे के रूप में पिरोते हैं तो वो धागे जहाँ से डाले जाते हैं वहाँ लोहे की पतरी होती है, तो प्रेमचंद के जूतों में वो पतरी निकली हुई है और जो छेद है उसमें फिर वो धागा डालने में परेशानी होती है, तो उन्होंने वो धागे टेढ़े मेढ़े डालकर कैसे ही अपने बंद को कस लिए हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा जो जीवन शैली का लापरवाही वाला रूप है वो स्पष्ट करते हैं, यानी उनको दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आगे उन्होंने लिखा है कि दाहिने पाँव का जूता तो ठीक है मगर बाएं पाँव में जो जूता पहना है उस जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है और उसमें से जो अंगुली है वह बाहर निकल आई है। अब यहाँ पर याद क्या रखना है कि उनके बाएं पैर का जो जूता है उसमें छेद है, दाएं में नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिर उस छेद में से एक अंगुली बाहर निकल आई है। अब लेखक ने लिखा है कि मैंने जैसे ही प्रेमचंद जी की ये फ़ोटो देखी तो मेरी नज़रें उसी पे अटक गई और मैं सोचता हूँ कि फ़ोटो खिंचाने के लिए अगर ये इस तरह की पोशाक पहन रहे हैं तो अगर इनको घर में पहनने के कपड़े मिले होंगे तो ये किस तरह के कपड़ों में रहते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हैं। फिर उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि मेरा ये मानना है कि इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं हैं, ये एक ही पोशाक में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। वही पोशाक बाहर पहन के जाएंगे तो वही पोशाक इनके घर के कामों में ही पहनी जाती होगी। और आगे उन्होंने क्या लिखा है कि इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं, ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में भी दिख रहा है। अब उन्होंने आगे लिखा है कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ
क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। अब ये बात ये किससे कर रहे हैं, ये लेखक बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी की फ़ोटो में, प्रेमचंद जी की फ़ोटो से, उस फोटो को देखते हुए प्रेमचंद जी से बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि हे मेरे साहित्य जगत के पुरखे, पुरखे यानी पूर्वज, और वो पूर्वज किसके हैं, हमारे साहित्यिक जगत से जुड़े हुए महान पूर्वज हैं। और उनसे वो कहना चाहते हैं कि हे मेरे पूर्वज, आपका जो पाँव है, बायां पाँव है, उसका जूता फट गया है और आपके उस फटे हुए जूते से अंगुली भी दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास हो रहा है? तुम्हें जरा भी लज्जा या संकोच या झेप आ रही है, यानी शर्म आ रही है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं जानते कि थोड़े से अगर धोती को तुम नीचा खींच लेते तो शायद तुम्हारी फटी हुई जो फटा हुआ जूता है उससे अंगुली बाहर नहीं दिखती? अगर तुम थोड़ा सा भी फ़ोटो खिंचाने के महत्व को समझते तो शायद अपने जो पहनी हुई धोती है उसको थोड़ा नीचे खींच लेते, और जिससे कि तुम्हारा फटा हुआ जूता भी नहीं दिखता और तुम्हारी अंगुली भी छिप जाती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, यानी इतना तुम्हारा जूता ऐसा फटा हुआ दिख रहा है। तुम एक महान व्यक्ति हो लेकिन तुम्हारा जूता फटा हुआ दिख रहा है, देखने में अजीब सा लग रहा है, उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, तुम बेपरवाह होकर वैसे ही दिख रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने आप पर बड़ा विश्वास है। और फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के तहत तुमने भी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की होगी। यानी फोटोग्राफर जब हर तरह से सही करके फ़ोटो क्लिक करता है तो उस समय वो मुस्कुराने के लिए कहता है, तब शायद तुमने भी मुस्कुराने की कोशिश की होगी और दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कुराहट को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। यानी तुम सामान्य मुस्कुराते नहीं हो, क्योंकि जीवन की जो तकलीफ़ें हैं वो तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। वातावरण, परिस्थितियों का जो दर्द है वो तुम्हारे चेहरे पर झलकता है, इसलिए अनायास तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ नहीं सकती है। तो जब हमारे फोटोग्राफर साहब ने कहा होगा तो तुमने किसी कुएं, अपने अंतर्मन का जो कुआं है उसके तले में, यानी नीचे जो तुम्हारी मुस्कुराहट दब कर बेबस हो रही थी उसको तुमने ऊपर खींच कर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की होगी और फिर तुम्हारे चेहरे पर वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के भाव है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और फिर बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कहा होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कुराहट, यानी तुम पूर्णतः नहीं हंस रहे हो, तुम्हारी मुस्कुराहट में एक व्यंग्य है जो अधूरी है, क्योंकि तुमने जैसे मुस्कुराने की कोशिश करी कि फोटोग्राफर साहब ने आपको थैंक यू बोल दिया क्लिक करके, तो तुम्हारी मुस्कुराहट पूरी भी नहीं हो पाई कि तुम्हारी फ़ोटो खींच गई और तुमने पूर्णतः हंसने की कोशिश भी नहीं करी। और ये मुस्कुराहट नहीं, ये उपहास है, ये व्यंग्य है, यानी तुम्हारे इस तरह का जो हंसने का तरीका है ये कोई मुस्कुराहट नहीं है, ये व्यंग्य है, ये मजाक है जो तुम सामने वाले को देखकर उड़ाते हो। और वो व्यंग्य किस रूप में उड़ाते हैं प्रेमचंद जी, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में आगे समझाया है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस रहा है। यानी लेखक को अब आश्चर्य क्या हो रहा है कि ये कैसा अजीब सा व्यक्ति है, और अजीब सा व्यक्ति किसकी ओर इशारा है, प्रेमचंद जी की ओर। और वो इशारा क्या कर रहा है कि खुद तो फटे जूते पहने हुए हैं और वो जूते भी अजीब से दिख रहे हैं, लेकिन ये भी किसी और पे हंस भी रहा है। ऐसा क्या है जो इसको दूसरों को देखकर हंसी आ रही है, खुद को देखकर हंसी नहीं आ रही है? तो यहाँ पर उन्होंने समझाया क्या है कि देखो, अगर हम लोग, यानी हम लोग अगर कभी फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम क्या करते हैं कि फ़ोटो ही खींचना है तो ठीक जूते पहन लेते, और या फिर नहीं खिंचवाते। फ़ोटो नहीं खिंचवाने से क्या बिगड़ता, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा
और तुमने अच्छा भाई चलो कहकर बैठ गए होंगे, मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को जूते भी नहीं हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तो बेटा इसमें उन्होंने बहुत गहराई वाली बातें की है, और वो गहराई क्या है कि जब हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, चाहे हमारे पास नहीं हो तो हम इधर उधर से अरेंज करके अपने फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत समय तक रहती है, दूसरों को भी उसमें दिखती है। तो हमारी जो कमी है वो दूसरों को थोड़ी दिखाते हैं हम, इसलिए हम छुपाते हुए फ़ोटो को सुंदर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रेमचंद का दर्द है वो उसको लेखक ने स्पष्ट करा है, और वो क्या है कि तुम अपनी ज़िंदगी की उहापोह में चल रहे हो। क्योंकि प्रेमचंद महान साहित्यकार जरूर थे, लेकिन वह कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, अपनी साहित्यिक कला को जीते हैं। और ऐसे जीने वाले व्यक्ति को अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए परिस्थितियों से समझौता करना पड़े तो ये इनको गवारा नहीं होगा। इसलिए इन्होंने पत्नी की ज़बरदस्ती कहने पर उसका मन रखने के लिए शायद आपने चल भाई कहकर उसका मान रखते हुए फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, दुख की बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को भी जूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह दूसरों के मान रखने के लिए वो कार्य कर रहा है। और जब लेखक ने उस फोटो की गहराई को देखा तो उन्होंने उनके क्लेश यानी अंदर का जो दर्द है वो उनको खुद को महसूस हो रहा है, और वो ऐसा लग रहा है, मन करता है मैं उनके दर्द को जानता हूँ और मैं उनके दर्द को जीना चाहता हूँ। इसलिए लेखक कहते हैं शायद मैं भी उनके दर्द को महसूस करके यहाँ रो पड़ता हूँ, क्योंकि प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष के दिनों को ही देखा है, और वो इतने बड़े व्यक्तित्व होते हुए भी कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागते हुए अपनी कला को जीते हुए दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप एक बहुत बड़ा साहित्यिक खजाना छोड़ के गए हैं। अब आगे लेखक ने क्या लिखा है, मगर तुम्हारी आंखों का तीखा दर्द, यानी उनमें चेहरा सामान्य है, जीवन सामान्य है, लेकिन उनके होठ और आंखों में जो तीखा दर्द है वो स्पष्ट नजर आ रहा है, और वो दर्द लेखक की आंखों से नहीं छिप पा रहा है। फिर आगे देखिए उन्होंने लिखा है कि तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, यानी प्रेमचंद जी से वो इशारा करते कहते हैं कि तुम्हें तो फोटो का महत्व ही नहीं पता, अगर तुम समझते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लाते। और लोग तो क्या करते हैं कि मांग कर कोर्ट से वर दिखाई भी कर लेते हैं, यानी किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है ना, और पास में अच्छे जूते कपड़े नहीं हैं तो दोस्तों से रिश्तेदारों से मांग कर सुंदर बना कर सजा कर रवाना कर देते हैं, और वर दिखाई का काम पूरा होते ही वो कपड़े लौटा देते हैं। यानी लोग तो दिखावे वाली जिंदगी में जी रहे हैं, और प्रेमचंद जो महान व्यक्तित्व होते हुए भी दिखावे से कोसों दूर है। और तो आगे उन्होंने क्या लिखा है कि मांग की मोटर से बारात भी निकाल लेते हैं, यानी अगर आने जाने के लिए साधन नहीं है, शादी करनी है, तो वह किसी से मोटर व्हीकल भी मांग कर अपने बच्चे की बारात भी निकाल ले जाते हैं। फिर देखिए आगे लिखा है, फोटो खिंचाने के लिए कभी कभी तो किसी की बीवी भी उधार मांग ली जाती है। यानी अंदर की गहराई पर चोट करते हुए क्या कहा है कि लोग तो आज के ज़माने में इतने मुखौटेवादी दिखावेवादी जीवन के आदी हो चुके हैं कि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हास्यप्रस्त बन जाती है कि किसी की बीवी को भी अपनी बीवी बनाकर फ़ोटो खिंचवा ली जाती है। लेकिन तुमने तो किसी से जूते भी नहीं मांगे, ऐसा क्या था तुम्हारे पास में? तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। उन्होंने उत्तर क्या दिया है कि शायद तुम फोटो खिंचवाने का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र से यानी परफ्यूम से अपने आप को चिपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं, शायद जब वो फ़ोटो देखेंगे तो फ़ोटो में खुशबू भी आ जाए, क्योंकि गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अर्थात कहना क्या चाहते हैं कि सामान्य दर्जे का व्यक्ति है और न देखने में कदकाठी में और पैसे में कोई उसके पास रुतबा नहीं है, लेकिन उसकी जो हैसियत है वो मांग कर पूरी करके अपने आप को बड़ा साफ दिखाते हुए फ़ोटो खिंचाकर दुनिया के सामने एक अलग छवि प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि आज का समाज मुखौटेवादी जीवन का आदी हो चुका है, और ऐसे में उसको लगता है कि मेरी फ़ोटो से खुशबू भी आ रही होगी क्योंकि मैंने इत्र लगाकर जो फ़ोटो खिंचवाई है। लेकिन तुम तो शायद फ़ोटो का महत्व ही
नहीं जानते। अब आगे देखिए, इस पंक्तियों में या इस पैराग्राफ में जो व्यंग्य है वो बहुत सटीक है। और वो व्यंग्य उन्होंने लिखा है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से भी कम में मिलते होंगे। यानी यहाँ टोपी की कीमत को कम आंका गया है, जूते की कीमत को ज़्यादा महत्व माना है। तो यहाँ टोपी और जूते दो अलग अलग व्यंग्यात्मक रूप में यहाँ आए हैं। तो टोपी तो है इज्जत के रूप में और जूते हैं यहाँ दिखावे के रूप में। तो देखिए, टोपी तो 8 आने यानी उसकी कोई कीमत नहीं है। टोपी सर पे रहती है, सर जो हमारी अक्कड़ और इज्जत और आत्मसम्मान का प्रतीक है वह हमेशा सीधा तन के रहना चाहिए। और जूते जो पाँवों में पहने जाते हैं उनको झुककर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आज का समय झुकने पर विवश हो गया है। लोग झुककर अपना काम कराने में माहिर होते जा रहे हैं, लेकिन तनकर अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना कोई नहीं चाहता है। और इसी बात को इन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि टोपी तो तर तर दिनों दिन जैसा समय बदल रहा है वैसे वो सस्ती होती जा रही है। यानी अपनी इज्जत तो हम कहीं भी गंवाने से पीछे नहीं हटते हैं, कोई बात नहीं, कौन देखता है उसको। लेकिन हमारे जूते यानी दिखावे वाला जो भाग है वो लोगों के सामने रहता है, वो बहुत सुंदर दिखना चाहिए। इसी बात पर यहाँ व्यंग्य किया है। तो टोपी आती है 8 आने में और जूते आते 5 रुपये से, क्योंकि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यानी दिखावा हमेशा इज्जत से ज़्यादा ही रहा है। अब तो देखिए, जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 25 टोपियाँ निछावर हो जाती है। यानी समय के साथ जूते तो महंगे होते जा रहे हैं लेकिन टोपियाँ अभी भी वही की वही हैं। यानी इज्जत का आज के समय में कोई महत्व नहीं रहा है। टोपियाँ एक जूते की जोड़ी पर 25 न्यौछावर कर सकते हैं। यानी अंदर ही अंदर उड़ने वाली इज्जत की धज्जियाँ जिसे कोई नहीं देखता है। आत्मसम्मान खोकर हम बाहरी दिखावे की दुनिया में इतना खोते जा रहे हैं कि हम अंदर से कितना टूट चुके हैं, कितने मुखौटे ओढ़ चुके हैं, हमें खुद को ही नहीं पता चलता है। और तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। और यहाँ पर प्रेमचंद जी की खिल्ली उड़ाई जा रही है कि तुम तो टोपी और जूते के अनुपातिक मूल्य में खो रहे हो। यानी तुम्हारे यहाँ टोपी तो मजबूत है, अच्छे कपड़े की बनी हुई है, लेकिन जूता तुम्हारा कीमती नहीं है। अर्थात तुम्हारा जो सर और इज्जत और स्वाभिमान है वो तो एक गर्व से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो दिखावे वाला भाग है वह बिल्कुल भी तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। अर्थात तुम एक सहज और साधारण व्यक्तित्व के धनी हो। और ये विडम्बना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। यानी विडम्बना, यानी ये जो हमारी कठिनाई है आज के समय की, जो दिखावे की जीवन शैली से जुड़ी हुई है, आज मुझे दर्द दे रही है। ये बात कह रहे हैं लेखक। वो दर्द क्या है? वो दर्द है कि तुम आज भी फटा जूता लेकर आसानी से संसार में लोगों के बीच बैठ सकते हो और अपने स्वाभिमान को बचाकर एक टोपी की सुंदरता में उसे जिंदा बनाए रखे हुए हो, जबकि समाज इसके विपरीत होता जा रहा है। ये मुझे अंदर ही अंदर एक दर्द दे रहा है कि लोग ये दिखावे की जीवन शैली में क्यों खोते जा रहे हैं। कि हे मेरे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक का मतलब क्या है कि ये अपने नाम से 3 युग को लेकर चल रहे हैं जो हिंदी साहित्य की धुरी है। और वो धुरी क्या है? प्रेमचंद उत्तरोत्तर युग, प्रेमचंद युद्ध और उनका प्रेमचंद पूर्वोत्तर युग। तो एक साहित्य जगत की धुरी जो एक कथा सम्राट के नाम से विख्यात है, साहित्यिक समय में अपनी पहचान को इतना मजबूत बनाने वाला व्यक्ति आज सामान्य जीवन शैली में इतना साधारण है, ये लेखक के लिए एक विडंबना से कम नहीं है। मगर ये अपनी फोटो में फटा हुआ जूता लिखकर सामान्य रूप में रहना पसंद करते हैं। अब आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना और समझना है।